नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास में हम आधुनिक काल का जो कालखंड है, आधुनिक काल से जुड़ी विषय वस्तु है, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। 1857 क्रांति, उनसे जुड़ी हमारी कुछ क्लास हो चुकी है भारतीय संदर्भ में, और हमने पहले भी बात की थी। जब हम 1857 क्रांति की बातचीत करेंगे, इनके संबंध में अध्ययन करेंगे, तो हम आरएस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। लेकिन ये जो क्लास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई दूसरा ऐसा आपके एग्जाम जिसमें 1857 क्रांति पूछी जा रही है, तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा आपके लिए उपयोगी रहेगी। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा आपके जो आरएस प्री और विशेष तौर से आरएस मेंस में, अगर यहाँ से कोई सवाल आता है तो उस सवाल को हम कैसे हैंडल करें, उस सवाल का हम किस प्रकार से उत्तर लिखें, कैसे चीजों को मैनेज करें, वहां पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। पिछली जो 2 क्लासें हैं इस क्रांति से जुड़ी हुई, उन क्लासों में हमने इस क्रांति का जो अर्थ है, इस क्रांति के समय जो तत्कालीन पदाधिकारी है, कंपनी के जो स्वरूप है, उनकी जो पदों की स्थितियां है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस क्रांति के जो कारण हैं, चाहे फिर वो राजनीतिक स्तर के हो या फिर प्रशासनिक स्तर के, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक, जो भी कारण है, उन सब की हमने अच्छे से चर्चा की। और जब हम तात्कालिक कारण पढ़ रहे थे, अफवाहों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एनसीईआरटी का सहारा लिया और उस संदर्भ में एनसीईआरटी में क्या कहा गया है वो बातें हमने अच्छे से जानी है। जो आज की कक्षा रहेगी हमारी, उस कक्षा में हम इस क्रांति की जो योजनाएं हैं, इस क्रांति से जुड़ी हुई जो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक विवादास्पद स्थिति बनी हुई है कि क्या ये क्रांति योजनाबद्ध थी या फिर सुरेंद्रनाथ सेन जिस प्रकार से कहते हैं कि ये क्रांति गर्मी में उठा हुआ तूफान था, क्या फिर ये क्रांति अचानक हुई, किस प्रकार से इसके पीछे योजना बनाई गई थी, कैसे ये क्रांति आपके शुरू हुई, किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, और दिल्ली के अंतर्गत विशेष तौर से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन सारी घटनाओं को दृष्टिकोण रखते हुए आज की हमारी क्लास होगी। और फिर आगे क्लासों में हम इस क्रांति से जुड़े हुए जितने भी आपके स्थल है, जितने भी केंद्र है, उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से और विधिवत रूप से पढ़ेंगे। तो जो हमारी क्लास है आज की, सबसे पहला जो मैं यहाँ पॉइंट लूंगा वो है क्रांति से जुड़ी योजना। यहाँ पर विद्यार्थियों, योजना से तात्पर्य ये हो गया कि क्रांति आपके प्रारंभ करने से पहले क्या कोई विशेष प्रकार के संगठन बनाए गए, या क्रांति को प्रारंभ करने से पहले क्या कुछ समय निर्धारित किया गया। यहां पर विद्यार्थियों, अगर आप मूल किताबों की ओर जाएंगे तो हमारे सामने 2 सवाल और बन जाते हैं। एक सवाल तो कुछ इस प्रकार का बनता है, क्या जो ये क्रांति है योजनाबद्ध थी। अब योजनाबद्ध थी का तात्पर्य यहां हो गया कि क्या इस क्रांति को प्रारंभ करने से पहले कोई संगठन बनाए गए थे, कोई योजनाएं बनाई गई थी, कुछ स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ये एक आपके आयाम यहां नजर आता है। दूसरा आयाम ये नजर आता है कि जो लोग कहते हैं कि ये जो क्रांति है ये अचानक उठा तूफान है, किसी प्रकार का कोई आपकी योजनाएं नहीं बनी है, ये क्रांति अचानक आपके उत्पन्न हो गई है। इससे फिर ब्रिटिश साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके निश्चित रूप से क्षति पहुंची है, और जिस गति से तूफान उठा है उसी गति से आपकी तूफान शांत भी हो गई। तो योजनाओं के संदर्भ में ये 2 बातें नजर आती है। आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी की ओर जाओगे, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक की ओर जाओगे, या फिर आप जैसे विपिन चंद्र की पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, स्पेक्ट्रम को देखेंगे, या कोई भी दूसरी पुस्तक देखेंगे, तो वहां पर इस संबंध में अच्छी चर्चाएं हमें देखने को मिलती है। या हम दोनों ही बातों को लेंगे ताकि हमारा जो इस क्रांति से जुड़ी हुई जो एक दृष्टिकोण है, एक सही प्रकार से दृष्टिकोण विकसित हो जाए। सबसे पहले मैं यह बात करूंगा कि क्या क्रांति योजनाबद्ध थी, और जो कहते हैं कि क्रांति योजनाबद्ध थी उसके पीछे कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, हम उन तर्कों की चर्चा करेंगे। जैसे एक सबसे पहले तर्क तो यही दिया जाता है कि जो क्रांति करने की जो तारीख है वो तारीख पहले से तय कर दी गई थी, 31 मई 1857। जब किसी घटना को करने का समय पहले से निर्धारित होता है, इसका मतलब तो यही हो गया कि वो घटना पूर्व नियोजित है। यहां आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब 31 मई 1857 की तारीख तय कर दी गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस तारीख को तय करने से पीछे कुछ योजनाएं बनी हैं, कुछ आपके संगठन बने। तो एक तो आपके तर्क ये दिया जाता है। दूसरा तर्क इसके साथ में हमें ये मिलता है कि क्रांति के जो प्रतीक है, उस प्रतीक रूप में जो कमल का फूल है और रोटी, जिसके लिए चपाती शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका इस्तेमाल किया। क्रांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तृत हो, क्रांति का विस्तार बिल्कुल आपके तेजी से हो, इसके लिए प्रतीक के रूप में कुछ चिन्ह को चुना गया। कमल का फूल
और आपकी रोटी अर्थात चपाती को चुना गया, और गांव गांव कमल के फूल का जो प्रतीक है उसको और रोटियों को आपके ऐसे घुमाया जाता था, ताकि एक प्रकार का संदेश दिया जा सके कि हमें क्रांति के अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी। तो आप इन दोनों चीजों को देखेंगे। हालांकि ये कमल के फूल और चपाती वाले प्रश्न तो कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में पूछ लिए गए हैं, 31 मई तारीख ये भी आपकी पूछ ली गई है, लेकिन हम उसको एक प्रकार से फैक्ट के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, हम इसे रटेंगे नहीं कि क्रांति का निर्धारित दिन क्या था 31 मई 1857, हम इसको रटेंगे नहीं। इसके पीछे की कहानी को समझेंगे कि 31 मई 1857 की तारीख तय करना कहीं ना कहीं क्रांति को योजनाबद्ध करने का आपका तरीका था, और प्रत्येक चिन्ह चुनना यह भी कहीं ना कहीं संगठन बनाने का आपके उद्देश्य थे। यहां पर जो हमारे लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो है विद्यार्थियों नाना साहिब की। आप सब जानते हैं मराठाओं के अंदर एक पेशवा हुआ थे बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे आपके नाना साहिब, और डलहौजी के समय एक विशेष प्रकार से नियम बना दिया गया था गोद निषेध प्रथा का, कि गोद लिए पुत्र को ब्रिटिश साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि नाना साहिब बाजीराव सेकंड के गोद लिए हुए दत्तक पुत्र थे, इसलिए इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, इनको पूना से एक प्रकार से निष्कासित कर दिया गया था, और कानपुर के आसपास बिठूर नामक एक जगह है वहां इनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। तो कहते हैं जो नाना साहिब है ये अपने भाई बालाराव, नाम याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन इनका जरूर नाम याद रखना है, और इनके मंत्री अजीमुल्ला। कहते हैं कि जो आपके ये तीनों जो आपके नाना साहिब हैं, जो बालाराव है, ये फिर मंत्री अजीमुल्ला है, इन्होंने क्रांति से कुछ समय पहले ही दिल्ली, अंबाला और उत्तर प्रदेश की कुछ स्थानों की आपकी यात्राएं की, और उन यात्राओं के कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही इन्हीं स्थानों पर हमें क्रांति दिखाई देती है। तो इतिहासकारों का एक धड़ा यह कहता है कि नाना साहिब, बालाराव और अजीमुल्ला की जो यात्राएं हुई हैं, वो यात्राएं कहीं ना कहीं क्रांति का संगठन बनाने के लिए, क्रांति से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए की गई। जिन जिन जगहों में उन्होंने यात्राएं की है, सबसे पहले क्रांति उन्हीं स्थानों पर देखी गई है, और क्योंकि नाना साहिब स्वयं अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस प्रकार की क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों एक तर्क ये और दिया गया है। इसके बाद में चौथा तर्क यहाँ दिया गया है कि जो नाना साहिब के जो मंत्री है अजीमुल्ला खां, ये लंदन गए, और जब ये लंदन जाते हैं तो इनकी मुलाकात वहां पर रंगाजी बापू से होती है। अब ये रंगाजी बापू कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोद निषेध प्रथा के तहत जिस एक और रियासत को मिलाया गया था वो थी सतारा। सतारा के अपदस्थ शासक थे प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के जो अधिकार है उनको फिर से प्राप्त करने के लिए, उनके अधिकारों की पुनर्प्राप्ति करने के लिए रंगाजी बापू उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि बनकर आपके लंदन जाते हैं। तो इस प्रकार से लंदन आपके रंगाजी बापू गए हैं। ठीक उसी समय विद्यार्थियों जो ये नाना साहिब हैं, ये भी अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर अजीमुल्ला को भी लंदन भेजते हैं। और जब अजीमुल्ला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के सामने उपस्थित होते हैं, तो उस समय उनकी मुलाकात रंगाजी बापू गुप्ते से होती है। तो अगर आप इन दोनों घटनाओं को देखेंगे, रंगाजी बापू भी अपने मुखिया के पुनर्अधिकारों के लिए गए हैं, और जो अजीमुल्ला खां है ये भी अपने मुखिया के पुनर्अधिकारों के लिए लंदन गए हैं। यानी दोनों व्यक्ति एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। और यहां पर यह बात कही जाती है कि जब ये लंदन में थे, तो उसी समय लंदन के अंदर इन्होंने क्रांति की रूपरेखा बनाई, क्रांति की योजना बनाई, और यहीं पर जो 31 मई 1857 का दिन है वो क्रांति के लिए तय कर दिया। तो यहाँ पर एक बात और सुनिश्चित हो गई। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों बच्चे इस चीज को इतना रटते हैं कि क्रांति की योजना कहाँ बनाएगी, वो लंदन नाम इतना रटते हैं, लेकिन उस लंदन नाम के पीछे की घटनाएं क्या है, उन घटनाओं से उनको कोई संबंध नहीं रहता। तो यहाँ पर रंगाजी बापू और अजीमुल्ला के नेतृत्व के अंतर्गत लंदन के अंदर कुछ योजनाएं बन रही हैं, और वो योजनाएं क्रांति से जुड़ी हुई है। इसको भी क्रांति योजनाबद्ध थी, इसके पक्ष में तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या केवल इतनी ही बातें योजनाबद्ध के रूप में दी जाती है क्या? तो नहीं, इनके अलावा भी खूब सारी बातें हैं। जैसे हम वापस अजीमुल्ला खां की बात करेंगे। कहते हैं कि अजीमुल्ला खां जब वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उनकी जो मुलाकात है कुस्तुनतूनिया, जिसे हम वर्तमान इस्तांबुल का क्षेत्र कहते हैं, तुर्की में है, वहां के मुखिया उमर पाशा से इनकी मुलाकात होती है। तो जो अजीमुल्ला खां है, इन अजीमुल्ला खां की जो मुलाकात है वो उमर पाशा से होती है, और ये कहते हैं कि उमर पाशा से मुलाकात करके क्रांति में सहयोग की भावना चाहते हैं। सहयोग करने की बात कहते हैं उमर पाशा से।
कि भारत के अंतर्गत जो हम ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे उसमें हमें आपकी सहभागिता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। इसी समय ये अजमुल्ला खां कहते हैं कि रूस की यात्रा भी करते हैं, और जब ये रूस की यात्रा करते हैं विद्यार्थियों, तो इसमें कहा जाता है वहां पर एक पत्रिका चलती थी लंदन टाइम्स, और लंदन टाइम्स के जो संवाददाता थे विद्यार्थी रसल, उनके साथ ही वार्ता करते हैं और अंग्रेजों और रूस के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध को देखते हैं, उस युद्ध के समय रणनीति को समझते हैं, ताकि उन युद्ध की घटनाओं को समझने का उपयोग फिर वो भारत में कर सके। तो अजीबुल्ला खां की जो आपकी यात्राएं एक प्रकार से कुछ तो दुनिया में हो रही है, तुर्की में हो रही है, रूस में हो रही है, और कहते हैं कि यहाँ जो यात्राएं करते हैं तो यहाँ के मुखियाओं से, यहाँ के प्रतिनिधियों से भारत में होने वाली भविष्य की क्रांति में सहयोग चाहते हैं। एक ये भी विद्यार्थियों तर्क दिया गया है कि क्रांति आपकी योजनाबद्ध थी। इसके अलावा विद्यार्थियों एक तर्क और यहां पर दिया गया है, कहते हैं कि जो नाना साहिब है, वे नाना साहिब उस समय के जो फ्रांस के जो विद्यार्थियों आपके मुखिया थे नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के शासक थे विद्यार्थियों आपके नेपोलियन तृतीय, और उनको एक पत्र लिखते हैं। अब ये सवाल पूछा गया है कि किस क्रांतिकारी ने क्रांति के समय नेपोलियन तृतीय को पत्र लिखा था, तो साल आपका उत्तर हो जाएगा नाना साहिब। और उस पत्र में नाना साहब ने लिखा कि ब्रिटिशों के अन्याय और अत्याचार भारतीय आकाश पर वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें दिखाई देती। और कहते हैं कि जब ये पत्र आपके नेपोलियन तृतीय के पास पहुंचा तो उसमें दुर्गादास और भगवान दास नामक दो प्रतिनिधि थे आपके नाना साहिब, उनके हस्ताक्षर थे। और इस पत्र से भी ये बात पता लग गई है कि कहीं ना कहीं नाना साहिब ने इस क्रांति में, क्योंकि फ्रांस तो वैसे भी ब्रिटिशों का परंपरागत शत्रु रहा है जब से वो भारत में उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया है, और एक तरह से नेपोलियन तृतीय का सहयोग चाहते हैं नाना साहिब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में। ये कई सारे ऐसे तर्क दिए गए हैं जो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं क्रांति आपकी योजनाबद्ध थी। हम यहाँ पर एक और बात यहाँ करना चाहेंगे, जो कार्ल मार्क्स है, हमने इनकी बात पहले भी की थी जब हमने आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स ने भी इस बात को स्वीकार किया कि क्रांति आपकी कहीं ना कहीं योजनाबद्ध थी। नाना साहिब ने रूस, फारस और अवध के जो पहले के शासक थे, पहले के नवाब थे, उनसे निरंतर संपर्क किया, और उन संपर्कों के माध्यम से उन्होंने संगठन बनाने का काम किया, और संगठनात्मक रूप से उन्होंने क्रांति करने का प्रयास किया। यहां पर विद्यार्थियों एक और हमें इतिहासकार मिल जाते हैं सुंदरलाल। सुंदरलाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके वजीर थे अली नकी खां। उन्होंने क्या किया कि फकीरों, साधु, सन्यासियों के वेश में जगह जगह अपने गुप्त जो प्रतिनिधि है उनको उत्तरी भारत में भेज दिया, और उनसे कहा कि वो गुप्त रूप से सांगठनिक रूप से काम करते हुए लोगों को एकजुट करें, लोगों के अंदर संगठन बनाने की भावना पैदा करें, ताकि एक निश्चित समय पर क्रांति की जा सके। और एनसीईआरटी पुस्तकें इस संबंध में एक और अच्छा सा तर्क देती है। एनसीईआरटी पुस्तक ये कहती है विद्यार्थियों कि जो आपकी क्रांति है ना, उस क्रांति की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में हमें कहीं ना कहीं एक रूपता नजर आती है। अब एक रूपता कैसे? तो पुस्तक ये कहती है कि आप किसी भी छावनी में, किसी भी शिविर में, किसी भी स्थान की क्रांति उठाकर देख लीजिए, सब जगह हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। सबसे पहले वहां के सैनिक क्रांति के समय विद्रोह करेंगे, फिर वो विद्रोह करने के बाद में अंग्रेज अधिकारियों को हत्या करेंगे, उस छावनी को लूटेंगे, लूटने के बाद वो दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह उनके प्रतिनिधि से अनुमति प्राप्त करेंगे, पुनः अपने क्षेत्रों में आएंगे और क्रांति का विस्तार करेंगे। अब भारत और राजस्थान के अधिकांश स्थल पर आप जब क्रांति की घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं तो ऐसी घटनाएं हमें सब जगह लगभग दिखाई देती है। मैं पूर्णतः तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग स्थानों पर इसी प्रकार के पैटर्न दिखाई हमें देता है। अब विद्यार्थियों, अगर आप इतनी सारी घटनाओं को देखते हैं, इतनी सारी घटनाओं को आप समझते हैं, तो एक बात तो हमें नजर आई जाती है कि हो सकता है कि क्रांति आपकी योजनाबद्ध थी। अब आपके दिमाग में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि क्या सारी बातें मेंस के अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों में काम आती है क्या? तो हमारी समस्या यही है कि हम तथ्यों और अवधारणा को अलग अलग करके देखते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी घटना जब पढ़ते हो तो अवधारणा के साथ जब तक उसमें तथ्य नहीं जुड़ेंगे तो उस घटना की वास्तविकता नजर नहीं आती, और किसी भी घटना में तथ्य के साथ अवधारणा नहीं जुड़ती है तो घटना हमारे मस्तिष्क में सही प्रकार से आपके एक प्रकार से हमें वो चीजें याद भी नहीं रहती हैं, और मस्तिष्क में उस चीज को पढ़ने में के लिए वो आपके अनुमति भी नहीं देता है। बार बार तथ्य पढ़ते तो चीजें कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अब आप इन चीजों को देखेंगे तो कितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों में यहाँ सवाल पूछे गए हैं, तारीख पूछ ली गई है, प्रतीकों के बारे में पूछ लिया गया है,
जो नाना साहब ने पत्र लिखे नेपोलियन तरते उनसे पूछ लिया गया है। एक तो ये भी सवाल पूछा गया था क्रांति की जो आपकी प्रक्रिया है, जो संगठनात्मक जो स्थिति है, जो रूपरेखा कहाँ बनाई गई थी लंदन वाले, ये सवाल भी पूछ लिया गया। तो आपको केवल यह तारीख नहीं रटनी है, लंदन स्थान नहीं रटना है, पत्र को नहीं रटना, उनके पीछे की घटनाओं को भी देखना है, ताकि आपको फैक्ट भी याद हो जाए और आपको एक दिमाग में अवधारणा भी विकसित हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए विद्यार्थियों आप मेंस में बैठे हो और वहां सवाल आ गया कि क्रांति क्या पूर्व नियोजित थी, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो उस समय के सवालों पर हमें एक पक्षीय दृष्टिकोण काम नहीं आएगा, हमें दूसरा दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा। जहां कुछ हमें इतिहासकार ये कहते हैं कि जो क्रांति है वो अचानक उठा तूफान है। जैसे आपके जॉन लॉरेंस थे, आपने खूब इनका नाम सुना होगा, जॉन लॉरेंस। और जॉन लॉरेंस ने ये बात कही थी कि यह क्रांति कहीं भी हमें पूर्व नियोजित नजर नहीं आती, इसके लिए कोई पहले पूर्व नियोजन के आपके नहीं किया गया। इसके साथ हम अगर भारतीय इतिहासकारों की बात करेंगे तो रमेश चंद्र मजूमदार, इसके बाद में सुरेंद्र नाथ सेन जैसे हमें कुछ इतिहासकार नजर आते हैं जो ये कहते हैं कि यह क्रांति पूर्व नियोजित नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर विद्यार्थियों सुरेंद्र नाथ सेन की बात करूं तो उनका वक्तव्य बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था कि मेरठ का जो विद्रोह है वो गर्मी में उठा हुआ अचानक तूफान या आंधी है, वो तेज गति से और अचानक उठा, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। पर जितनी गति से, जितनी आपकी तीव्रता से उठा, उतनी गति और तीव्रता से शांत हो गया। तो उनकी जो ये लाइन है ना, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछी जाती है, तो उस लाइन के पीछे संदर्भ क्या है। तो सुरेंद्रनाथ सेन यही कहना चाहते हैं कि ये कोई जो आपका 1857 क्रांति है पूर्व नियोजित नहीं है, ये अचानक होने वाली क्रांति है। जिस प्रकार से रणजीत गुहा जी ने भी कहा था कि जो ये रोटियां और जो कमल का फूल है इसको जगह जगह भेजने वाली घटना है ना, इस घटना से धुआं अधिक हुआ और रोशनी कम हुई, यानी एक सामान्य घटना थी, उनसे कई हमें क्रांति के लिए संगठन बनाने वाली बात नजर नहीं आती। तो मैंने ये बात भी कही है। एक और बात जो विपक्ष में तर्क दी बात है कि लंदन में रूपरेखा नहीं बनेगी। लंदन के अंदर जो रंगाजी बापू है या फिर आपके अजीमुल्ला खां है, ये क्रांति की रूपरेखा बनाने नहीं गए थे, बल्कि अपने शासकों के अधिकारों की पुनर्प्राप्ति के लिए गए थे। जैसे अजीमुल्ला तो नाना साहब की पेंशन प्राप्ति के लिए गए थे, तो रंगाजी बापू अपने मुखिया, अपने शासक प्रताप सिंह के पुनर्अधिकारों की प्राप्ति के लिए गए थे, न कि आपकी क्रांति की योजना बनाने के। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही दृष्टिकोण बताए हैं, आप दोनों ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम जब इतिहास में घटना हुई थी हम वहां उपस्थित नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते दोनों में से कौन सी घटना है, कौन सा तर्क है उसका भार ज्यादा है, हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी आपकी दोनों बातें ध्यान रखें। और ध्यान रखने के साथ में इन बातों को आप समझें कि कौन सा तर्क किस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से योजनाबद्ध वाली बात है, कैसे योजनाबद्ध वाले तर्क का विरोध किया गया है, दोनों बातों को आप थोड़ा सा इसको समझेंगे। अब हम क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, उन सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्रांति प्रारंभ कैसे हुई और दिल्ली के अंदर उसका विस्तार कैसे हुआ, और दिल्ली से ही किस प्रकार से प्रशासनिक रूपरेखा इसे क्रांति की बनाई गई है। और उसी संदर्भ में जो एनसीईआरटी पुस्तक कहती है आजमगढ़ की घोषणा, उसके भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्रांति का विस्तार, उसका प्रारंभ, अब उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ पर विद्रोह की बात करेंगे कि विद्रोह किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, तो हम उसको देखेंगे और किस प्रकार से व्यवस्थित घटनाएं घटी हैं, उन सारे बातों को सिस्टमेटिक और तारीखों के अनुसार पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों जनवरी 1857 की बात है, 23 जनवरी 1857 की बात है, जब आपके जो एनफील्ड राइफल है उसके प्रयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों पर दबाव डाला जा रहा था। तो 23 जनवरी 1857 को तारीख मैं फिर कह रहा हूं, कहीं जरूरी नहीं है, याद रहे तो ठीक है, वरना और भी बढ़िया बात है। 23 जनवरी 1857 को जो दमदम क्षेत्र है, जो आपके सैनिक स्थान है, सैनिक छावनी एक प्रकार से, तो वहां के जो सैनिक है, भारतीय सैनिक है, उन्होंने एनफील्ड राइफल का जो प्रयोग है उसका प्रयोग करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चर्बी वाली घटना है, जो अफवाह है, उसका उत्तर सही प्रकार से आपके ब्रिटिश प्रशासन नहीं दे पा रहा था। वे ना तो उस पर सहमति प्रकट कर रही थी, ना इस पर अपना असहमत प्रकट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, और उस असमंजस की स्थिति से दमदम के सैनिकों ने सबसे पहले जो एनफील्ड राइफल है और उसका जो कारतूस है उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। फरवरी 1857 में एक और घटना घटित हुई। इसके साथ में विद्यार्थियों जो फरवरी 1857 है, फरवरी 1857 के अंतर्गत जो बेरहामपुर है और बेरहामपुर के जो सैनिक हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों इस एनफील्ड राइफल के प्रयोग को आपके मना कर दिया।
जिस प्रकार से दमदम के सैनिकों ने किया, वैसे विद्यार्थियों आपके बेरहामपुर के सैनिकों ने किया। यहाँ पर विद्यार्थियों जो 29 मार्च की घटना है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घटना विद्यार्थियों आपके बैरकपुर छावनी की है, और कहीं ना कहीं हमारे इस क्रांति की शुरुआत हमें यहाँ से आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। जब आपके दमदम और बेरहामपुर के सैनिकों ने इस राइफल का प्रयोग करने से मना किया, तो उसकी जो आपके हम कह सकते हैं कि सूचना कहीं ना कहीं आपके जो बैरकपुर छावनी के सैनिक है वहां तक पहुंची, और बैरकपुर के छावनी के जो सैनिक है उन्होंने भी इस राइफल के प्रयोग के लिए मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी एक और घटना घटी। बैरकपुर जो सैनिक छावनी है, यहाँ पर विद्यार्थियों एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। वैसे मंगल पांडे विद्यार्थी मूल थे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और जो आपके ये बैरकपुर छावनी है, उस बैरकपुर छावनी के अंतर्गत विद्यार्थियों एक विशेष प्रकार के हम कह सकते हैं कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? बंगाल तो समझ सकते हो आप, नेटिव का मतलब होता है देसी, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना की टुकड़ी। तो 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान है बैरकपुर छावनी की, जिनका नाम है मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने इस बैरकपुर छावनी के अंतर्गत जो विरोध चल रहा है एनफील्ड राइफल का, उसका नेतृत्व किया, और उन्होंने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए विद्यार्थियों इस प्रकार की जो आपके एक प्रकार राइफल है जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिलने होने की आपके अंदर से जताई जा रहा है, उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब विद्यार्थी मंगल पांडे ने यहाँ क्या किया, 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी। एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका नाम था ह्यूसन, और जो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी थे उनका नाम था बाग। ये एक प्रकार की अप्रत्याशित घटना है जहां पर एक भारतीय सैनिक के द्वारा विद्रोह करते हुए अपने उच्च अधिकारी जो ब्रिटिश सैनिक उन पर गोली चला दी गई। मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर जब गोली चलाई गई है तो ये सूचना पूरे चारों ओर विद्यार्थियों आग की तरह फैल गई। हालांकि कुछ समय बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और फिर जवाहरलाल तिवारी जो आपके एक न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में एक प्रकार की कमेटी गठित की जाती है, एक प्रकार एक समिति गठन किया जाता है, और उस समिति के बाद में जो सुझाव है उस सुझाव के आधार पर मंगल पांडे को विद्यार्थी फांसी की सजा सुनाई जाती है 8 अप्रैल 1857। ये तारीख थोड़ी सी आप याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फिर आपकी फांसी दी जाती है। लेकिन विद्यार्थियों एक बात आप ध्यान रखें, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, वो क्रांतिकारी जितना कार्य अपने जीवन जीतते वक्त नहीं करते हैं, उतना अधिक उससे कई बढ़कर कार्य जब वो शहीद होते हैं तब कर जाते हैं। जैसे मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनको फांसी दी गई है, तो भारतीय सैनिकों के लिए विद्यार्थी की घटना ऐसे नहीं है। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो चर्बी वाली जो कारतूसी घटना है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता के अंश मौजूद है, और उस सत्यता के अंश को आपके उजागर करते समय मंगल पांडे शहीद हुए। तो मंगल पांडे को आपके एक प्रकार से फांसी की सजा देना, ये भारतीय सैनिकों के अंतर्गत विद्यार्थी एक प्रकार उबाल का काम किया कि उन्हीं की एक साथी को सत्य घटना को उजागर करने के कारण आपके फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया है। इस घटना ने कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के अंतर्गत एक प्रकार का रोष, एक प्रकार का आप कह सकते हैं असंतोष जाहिर कर दिया। इस अप्रैली घटना के बाद विद्यार्थियों मई 1857 में फिर से आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह है विद्यार्थियों मेरठ। वहां पर क्या किया जाता है, कुछ घुड़सवार सैनिक होते हैं जिन्होंने भी इसे एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लेकिन विद्यार्थियों जितने भी जो घुड़सवार सैनिक है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल के अंदर आपके बंद कर दिया जाता है। एक अप्रत्याशित घटना होती है, इस मेरठ जो छावनी है उसी कुछ सैनिक विद्यार्थी बाजार में घूम रहे होते हैं, तब कुछ महिलाओं ने इन सैनिकों पर ताना मारा कि कैसे आपके जो साथी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जेल को चुना और आप यहाँ मक्खियों की तरह बाजार में घूम रहे हो। इस प्रकार का ताना सुनने के बाद में मेरठ के जो सैनिक उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो क्रांतिकारी भावना पहले से मौजूद थी अब और आगे आकर हमें दिखाई दे रही है, और उन्होंने विद्यार्थियों क्या किया, 10 मई 1857 को जो मेरठ की छावनी है उस मेरठ की छावनी विद्रोह कर दिया। यहां पर जो विद्यार्थियों विद्रोह करने वाले जो आपके सैनिक टुकड़ी है उस सैनिक टुकड़ी को विद्यार्थी बोलते हैं 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। तो कई बार आपके परीक्षा में सवाल पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो फिर आप वो रटा उत्तर देते हो कि मेरठ से सबसे पहले भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। तारीख भी आप रटते हो 10 मई 1857 को, और यहाँ तक तो बच्चे इसे सैनिक टुकड़ी की जो संख्या उसको भी रट लेते हैं। 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे उन जवानों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में आपकी विधिवत रूप से आपकी क्रांति का सूत्रपात किया। संगठित रूप से हमें यह
क्रांति का प्रारंभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत विद्यार्थियों आपके मेरिट से। और शिविर के अंतर्गत सैनिक छावनी में क्रांति हो चुकी है, सैनिकों ने शस्त्रागार को लूटा है, छावनी को आग लगा दी है और कई सारे आपके जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है। यहीं पर जो आपके जनरल हेविट थे, जो यहाँ के एक प्रकार से मुखिया की भूमिका निभा रहे थे, वो भी आपके घायल हो गए। अब जो विद्यार्थी मेरिट छावनी के जो सैनिक हैं, यही विद्यार्थी फिर आपके दिल्ली जाते हैं और 11 मई 1857 को ये आपके दिल्ली पहुंचते हैं। और जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो दिल्ली का शस्त्रागार है, जो ब्रिटिशों का शस्त्रागार है, उस पर हमला करते हैं। वहां पर विद्यार्थियों जो ब्रिटिश शस्त्रागार रखवाली करने वाले जो आपके सैनिक पदाधिकारी थे विलोबी, इस विलोबी को पराजित करके घायल कर देते हैं और एक प्रकार से शस्त्रागार को लूट लेते हैं। क्योंकि सैनिक है, क्रांति के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले शस्त्रागार पर उन्होंने हमला किया। और अगले ही दिन विद्यार्थियों 12 मई 1857 को ये आपके सारे जो मेरिट जो छावनी के जो सैनिक हैं वो आपके बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते हैं। वहां पर वो क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उनके पास एक प्रकार का संकल्प रखते हैं, एक प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि बहादुर शाह उस समय 80 वर्ष से भी ऊपर के आयु के थे और उनकी इच्छा भी नहीं थी क्रांति का नेतृत्व करने की, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो क्रांति के मुख्य की भूमिका नहीं निभाते तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी मेरिट से वहां पहुंचे उनको नुकसान पहुंचा देते। और उनको भी पता था क्रांति नेतृत्व करेंगे तो ब्रिटिश सेना उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो उन्होंने फिर आपके एक प्रकार से बहादुर जफर ने उस समय के लिए पे जो सही मार्ग है, जो सत्य पर आधारित मार्ग है, उसका चुनाव करना आपके स्वीकार किया। और जब 12 मई 1857 को उनको प्रस्ताव मिला क्रांति का नेतृत्व करने वाला, तो बहादुर जफर ने एक प्रकार से अनिच्छा से सही लेकिन इस क्रांति का नेतृत्व करना आपके स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 12 मई 1857 को क्रांतिकारी जो अपना नेता है तो बहादुर शाह को आपके स्वीकार किया, एक प्रकार उसकी घोषणा की। तो यहाँ आप देखेंगे विद्यार्थियों विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ है। घटनाएं आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक जो घटनाएं हैं उनमें एक क्रमबद्धता है, इनमें एक रूपता है। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली घटनाओं को छोड़ देते हैं और नीचे वाली घटनाएं पढ़ लेते हैं 10 मई वाली, तो ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर हमने मंगल पांडे के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। जॉन विलियम जिन्होंने मंगल पांडे को आतताई उपद्रवी कहा था। हालांकि मंगल पांडे उपद्रवी ब्रिटिशों की नजर में हो सकते हैं, हमारे लिए तो एक महान क्रांतिकारी है, सदैव स्मरणीय क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत के अंतर्गत क्रांति की ज्वाला को बढ़ाने का काम किया और उस ज्वाला को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन जो आतताई शब्द है ये ब्रिटिशों ने अपने दृष्टिकोण इस्तेमाल किया, परीक्षा पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी क्रांति का प्रारंभ हो चुका है। अब दिल्ली के अंदर जैसे क्रांति का प्रारंभ हुआ तो बहादुर शाह जफर ने कौन कौन से काम किए, किस प्रकार से प्रशासनिक कार्य किए, कैसी रणनीतियां बनाई गई हैं और दिल्ली पर फिर वापिस ब्रिटिशों ने किस प्रकार से अधिकार किया है और कैसे अधिकार करने के बाद में बहादुर शाह जफर को आपके रंगून भेज दिया जाता है जहां 1862 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन सारी घटनाओं को अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की घटनाओं को अगर हम देखेंगे किस तरह से दिल्ली में क्रांति आपके फैली है और किस प्रकार से दिल्ली में इस क्रांति का दमन भी किया है, ब्रिटिशों ने कैसे आपके दिल्ली पर नियंत्रण किया है। तो जैसे जो आपके मेरठ के जो क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे हैं और 12 मई के आसपास इन्होंने बहादुर शाह को नेता घोषित किया है, तो यहाँ पर हमें कुछ अप्रत्याशित घटनाएं दिखाई देती है। जैसे दिल्ली के जो एक प्रकार के कमिश्नर थे साइमन फ्रेजर, उनकी हत्या कर दी गई और जो लाल किले के किलेदार थे आपके डगलस, उन दोनों की भी आपके हत्या पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर तो एक तो आपके अधिकारी है साइमन फ्रेजर जो एक प्रकार से पुलिस कमिश्नर है और एक विद्यार्थी यहाँ पर जो लाल किले के किलेदार है आपके डगलस, इनकी भी यहाँ पर हत्या क्रांतिकारी द्वारा कर दी गई है। अब विद्यार्थी जैसे ही बहादुर शाह के हाथ में प्रशासन आया है, बहादुर शाह को इस क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया है, तो क्रांति को संगठित करने के लिए, क्रांति के अंतर्गत एक प्रकार से संगठन का निर्माण करने के लिए, लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए और क्रांति का प्रसार तेज गति से करने के लिए बहादुर शाह ने कुछ डिसीजन लिए हैं, बहादुर शाह ने कुछ आपकी नियुक्तियां की। हालांकि जब हम वन लाइनर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये सारी बातें नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमें ये बातें पढ़नी चाहिए और अक्सर यहाँ सवाल बनने की संभावना आपकी बनी रहती है। जैसे ही बहादुर शाह को क्रांति के नेता आपके घोषित किया है, फिर दिल्ली के प्रशासन के लिए उसने कुछ कार्यवाही की। सबसे पहले विद्यार्थियों, उनका जो एक विद्यार्थी पुत्र था जिनका नाम था आपके मिर्जा मुगल, और हमने इनका नाम पहले भी सुन रहा है और हमने कहा इनका नाम आपके आगे भी काम आएगा। जो मिर्जा मुगल है, इस मिर्जा मुगल को उन्होंने प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया। तो इस बात ध्यान रखेंगे। हालांकि हम देखेंगे बाद में
कि जो बख्त खां है उनको प्रधान सेनापति बनाया जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले उन्होंने अपने एक पुत्र था जिसका नाम था मिर्जा मुगल, और उसे विद्यार्थी क्या किया, अपना सेनापति बनाया। इनके दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था जवां बख्श। अब आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको ये जीवंत बख्त भी नाम नजर आता है, तो दोनों नाम आप देख लेना। और इनको विद्यार्थी हूं इन्होंने अपना वजीर बनाया। तो यहाँ पर हम दो स्थिति देख रहे हैं कि जो पहले पुत्र है मिर्जा मुगल, उनको तो आपके क्या किया गया है, प्रधान सेनापति बनाया गया है, और दूसरे पुत्र जो जवां बख्श है उसको अपना वजीर बनाया। इसके बाद में पूरी क्रांति पर निगरानी रखने के लिए, क्रांतिकारी में समन्वय स्थापित करने के लिए बहादुर शाह ने क्या किया, विद्यार्थियों, एक कमेटी का गठन किया, एक प्रशासनिक समिति का निर्माण किया। तो एक प्रशासनिक समिति बनाई गई है, और इस प्रशासनिक समिति के अंतर्गत 10 सदस्य है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, ये प्रशासनिक जो समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में बख्त खां को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बख्त खां है, विशेष तौर से ये आगरा के अवध के पास में सुल्तानपुर है, वहां के निवासी थे, और ब्रिटिशों के जो तोपखाना है, इस तोपखाना में एक सामान्य से सूबेदार रूप में कार्य करते थे। बरेली के अंदर उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, और बरेली में नेतृत्व करने के बाद में ये आपके दिल्ली आ गए हैं, और वहां पर इनकी योग्यता को देखकर इसे प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष विद्यार्थी बख्त खां को बना दिया जाता है। और इनकी योग्यता को देखकर बाद में बहादुर शाह ने इनको साहिब ए आलिम बहादुर की उपाधि दी थी। तो जो आप साहिब ए आलम बहादुर का नाम सुनते हो वो बख्त खां की विद्यार्थी उपाधि है। उस प्रकार से प्रधान सेनापति की नियुक्ति की गई है, वजीर की नियुक्ति की गई है, उसके बाद में प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ये जो बख्त खां है, इन्हीं को बाद में बहादुर शाह अपना प्रधान सेनापति बना देते हैं। तो पहले तो जो प्रधान सेनापति है उनके पुत्र ही बनते हैं, लेकिन बाद में इस पद पर बख्त खां को नियुक्त किया जाता है प्रधान सेनापति के रूप में। अब विद्यार्थियों, इतने सारे कार्य करने के बाद में बहादुर शाह ने एक और घोषणा की कि उस समय जो ईद का मौका था, उस ईद के मौके पर गो हत्या बंद कर दी। ये एक अप्रत्याशित घटना थी। बहादुर शाह इस बात को जानते थे कि जब तक हिंदू मुस्लिम सम्मिलित होकर ब्रिटिशों का विरोध नहीं करेंगे, क्रांति की सफलता निश्चित नहीं हो पाएगी। तो हिंदू मुस्लिम दो बड़े समुदाय में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा और सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें ईद के मौके पर गो हत्या बंद का जो आपके डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, उससे कहीं ना कहीं दोनों समुदायों के बीच में सौहार्द की भावना जागी, दोनों समुदायों के बीच में मित्रता की भावना हमें देखने को मिली है। इसके बाद में बहादुर शाह ने जो अगला काम किया है, कई राजाओं को पत्र लिखे। आपको जानकर हैरानी होगी, बहादुर शाह ने हमारे राजपुताने के भी कई शासकों को पत्र लिखा और उनसे आह्वान किया है कि वह आपके इस क्रांति के अंतर्गत सहभागिता सुनिश्चित रहे। और इस पत्र का हमें प्रभाव दिखाई देता है। आपने नाम जरूर सुना था, नाना साहिब बाजीराव सेकंड के द्वितीय पुत्र थे ये। तो नाना साहिब ने क्या किया, अपने आप को फिर बहादुर शाह का पेशवा घोषित किया। कई बार वनडे एग्जाम में सवाल पूछते हैं वो कौन से व्यक्तित्व है क्रांतिकारी जिन्होंने स्वयं को बहादुर शाह का पेशवा घोषित किया था, तो वो आपके नाना साहिब। इसके बाद में आप देखते हो बेगम हजरत महल, इसी पत्र से प्रभावित होकर जो बेगम हजरत महल है, उससे बेगम हजरत महल ने अवध के अंतर्गत विद्यार्थियों क्रांति का सूत्रपात किया, क्रांति का नेतृत्व किया। हालांकि हम देखते हैं कि अवध में तो पहले से ही क्रांतिकारी भावनाएं हमें दिखाई दे रही है। जब वहां के वाजिद अली शाह को हटा दिया गया है, कुशासन का आरोप लगा दिया गया है, तो अवध के अंदर तो पहले से ही आप हम देख रहे हैं एक प्रकार से असंतोष की भावना व्याप्त है। और इस पत्र के बाद में और उस असंतोष की भावना को बल मिला है। फिर अवध के अंतर्गत बेगम हजरत महल ने यहाँ पर क्रांति करने का काम किया है। इस प्रकार से आप देखेंगे पत्र का प्रभाव पड़ा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ नजर आ रही विद्यार्थियों, वो है 25 अगस्त 1857 की एक घोषणा की गई है। उस घोषणा को विद्यार्थियों की इतिहास में आजमगढ़ की घोषणा के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी पुस्तक में इस पर पूरा पेज आपको दिखाई देगा। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ की घोषणा जो बहादुर शाह के नाम से जारी की गई थी, इस घोषणा में अपीलें की गई थी। हिंदू मुस्लिम दोनों समन्वय से अपील की गई थी कि वो आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे को बनाए रखेंगे। क्रांतिकारियों से आह्वान किया गया था कि वो क्रांति करेंगे, क्रांति का प्रसार करेंगे और समन्वय बनाए रखेंगे, संगठित होंगे। विभिन्न प्रकार के वर्गों से अपील की गई थी कि वो क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। एक प्रकार से क्रांति का क्षेत्र विस्तारित करने के लिए बहादुर शाह के नाम से जो घोषणा की गई है, उस घोषणा को विद्यार्थियों आजमगढ़ की घोषणा बोलते हैं। और जिसकी तारीख है वो आपके 25 अगस्त 1857 है। ये आप याद रखना। आने वाले समय में जरूर हमें यहाँ से आपके सवाल पूछा जाएगा। अगर सारांश है तो इस अपील के अंतर्गत एकता, संगठन और क्रांति को विस्तारित करने की अपील की गई थी। तो ये जो सारे आप काम देख रहे हो, सारे काम आपके बहादुर शाह के नेतृत्व में दिल्ली में हुए, ताकि दिल्ली और दिल्ली से सटे आसपास के इलाकों के अंदर क्रांति मजबूत हो। फिर अब दूसरे क्षेत्र में क्रांति प्रसारित हुए तो वहां भी हमें क्रांति एक प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आई। तो ये सारे काम विद्यार्थियों आपके हमें दिखाई देते हैं।
लेकिन क्या ये क्रांति दिल्ली में सफल हो गई है? तो ऐसा तो नहीं है। कैनिंग ने तुरंत ये आपके प्रयास किया कि जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर होने वाली क्रांति का दमन कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीयों के लिए एक सत्ता का केंद्र था, सत्ता का प्रतीक था। अगर दिल्ली के अंदर क्रांति सफल हो जाती है और लंबे समय तक दिल्ली पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण रह जाता है, तो जाहिर सी बात है कि क्रांतिकारियों हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए फिर आपके जो गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उनकी सहायता ली गई और अगले महीने विद्यार्थियों 20 सितंबर 1857 के अंदर विद्यार्थियों दिल्ली पर पुनः आपके जो आपके ब्रिटिश आपके सरकार है, ब्रिटिश सेना, उसका नियंत्रण हो जाता है। और इस नियंत्रण जो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं जो पदाधिकारी होते हैं, उनका नाम है हडसन। हडसन नाम हमारे काम आएगा। 21 सितंबर 1857 को इलाही बख्श एक व्यक्ति हैं और इलाही बख्श के सहयोग से हडसन ने दिल्ली के अंदर का जो हुमायूं का मकबरा है, उस हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार किया। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बहादुर शाह की गिरफ्तारी ब्रिटिशों ने कहां से की? तो वो हुमायूं के मकबरे से। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको तो रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में ही बहादुर शाह की 1862 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ब्रिटिशों का एक अमानवीय रूप नजर आता है। ब्रिटिशों के द्वारा की गई निर्मम हत्याएं हमें यहाँ नजर आती है। हडसन ने क्या किया? बहादुर शाह का पुत्र था मिर्जा मुगल, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बहादुर शाह के विद्यार्थियों एक और पुत्र थे जिनका नाम था आपके खिज्र सुल्तान, उसकी भी आपकी हत्या कर दी गई। और बहादुर शाह के पोता था अबू बकर, उनकी भी विद्यार्थी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से दो पुत्र, और नाम आप याद नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो पुत्र और एक जो पौत्र है उनकी आप हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या से भी ज्यादा हमें यहाँ पर एक घिनौनी रूप नजर आती है कि जब इनका खून आपके बिखरा हुआ था, तो कहते हैं हडसन ने उनकी खून को अपनी मुट्ठी में लिया और फिर उसे खून को पीने लग गया। और हडसन वहां पर एक वक्तव्य भी कहता है कि अगर मैं इन क्रांतिकारी खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हडसन के अंदर भारतीयों के लिए एक प्रकार से दुर्भावनाएं व्याप्त थी, जो इसकी घिनौनी हरकत से नजर आती है। इसी समय विद्यार्थी उस समय के मशहूर शायक और आज के भी मशहूर शायक हैं, वो तो इसे तो मिर्जा गालिब है। मिर्जा गालिब ने विद्यार्थियों उस समय एक वक्तव्य कहा था तत्कालीन परिस्थितियों पर कि मेरे सामने खून का समंदर है, खुदा मुझे और क्या क्या दिखाएगा ये तो वही जाने। इस प्रकार से मिर्जा गालिब ने भी तत्कालीन परिस्थितियों पर असंतोष प्रकट किया, एक प्रकार से असहायता महसूस की उन्होंने कि जो घटनाएं हो रही है दिल्ली के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण के अंदर नजर नहीं आती। तो इस प्रकार से हमें बहादुर शाह की गिरफ्तारी नजर आती है और उनके पुत्रों की हत्या नजर आती है। और 20 सितंबर 1857 को तो दिल्ली पर वैसे भी ब्रिटिशों का नियंत्रण हो जाता है। अब विद्यार्थी सारी बातें पढ़ने का फायदा क्या है आपको? हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे हम पढ़ लेते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से। जैसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जवानों ने विद्रोह किया तो फिर हम सीधे वो लखनऊ, अवध, झांसी नाम पढ़ लेते हैं। दिल्ली को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, दिल्ली को भूलते हैं और इन सारी घटनाओं को भी हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। किस प्रकार से सेनापति बनाए गए, वजीर बनाए गए, बख्त खां का आगमन हुआ, प्रशासनिक समितियां गठित की गई, आजमगढ़ की घोषणा हुई। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सूचनाएं हैं और हमें पढ़नी भी चाहिए। किस प्रकार हडसन ने मानवीय तरीके से, निर्मम तरीके से क्रांतिकारी और उनसे जुड़े व्यक्तित्व की हत्याएं की थी। तो ये हमें देख रहे हैं। कहते हैं कि जब हडसन आपके बहादुर शाह को पकड़ता है और बहादुर शाह एक प्रकार से असहाय नजर आते हैं इस हुमायूं के मकबरे में, तो ये हडसन कहलवाता है कि दम दमे में दम नहीं, इस प्रकार का वक्तव्य खुद तो नहीं दे सकता, उसने कहीं से दिलवाया ही होगा वैसे तो ये कि दम दमे में दम नहीं, खैर मानो जान की। यानी दम दमा मतलब जो आपका जो मोर्चा है, घेराबंदी है, चार दीवारी है, उसमें दम नहीं रहा, इसलिए वो कहता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ये जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब हो गया तलवार। वो कहना चाह रहा है कि जो आपका मोर्चाबंदी है, जो आपका घेरा है, कमजोर हो चुका है, अब आप अपनी जान की फिक्र करो। जो क्रांतिकारी रूपी तलवार है वो ठंडी हो चुकी है और उस क्रांति की रूपी तलवार है, उस तलवार को ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में ले लिया, इसलिए ये जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। लेकिन बहादुर साहब थे और उन्होंने भी, क्योंकि वो जफर नाम से लिखते भी थे, उनकी भी हाजिर जवाब तगड़ी थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। मतलब जो योद्धा है उन योद्धाओं में आपके एक लड़ने की कुव्वत रहेगी, लड़ने की हिम्मत रहेगी, तब तक लंदन तक पहुंचेगी तेग हिंदुस्तान की। अगर उनके अंदर लड़ने की हिम्मत रहेगी तो हमारी जो तेग है, हमारी जो तलवार है, उसकी गूंज भारत में सुनाई देगी ही देगी। वो आप हिंदुस्तान के बाहर आपके लंदन में भी सुनाई देगी। यानी बहादुर शाह कहना चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, अगर उनमें लड़ने का हौसला रहेगा
तो मेरे बावजूद भी, मेरे मरने के बाद भी, या मेरे यहाँ से जाने के बाद भी जो क्रांति की ज्वाला वो मेरे तरफ पे चलती रहेगी। इसलिए वो कह देते हैं कि गाजू में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन में भी सुनाई देगी तेग हिंदुस्तान की। तो इस प्रकार की भी आपको वहाँ घटनाएं नजर आती हैं। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से तो कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसी बातें भी बतानी जरूर हो जाती है कि उस समय घटना किस प्रकार की होगी। बहादुर शाह के बारे में विद्यार्थियों को बात ये कही जाती है कि इतने बड़े आपके शासक उनके पूर्वज रहे हैं, भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार रहा है, लेकिन उनकी मृत्यु रंगून में हुई है, वहीं उनको दफना दिया। तो इतने बड़े बादशाह को दफन के लिए 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं हुई। इसलिए भी किसी ने शायर ने कहा था कि कितना बदनसीब है जफर, दमन के लिए 2 गज जमीन मिली को है यार में। मतलब ये जो बहादुर शाह है कितना बदनसीब है, उसको दफन करने के लिए 2 गज जमीन हिंदुस्तान में नसीब तक नहीं हुई। तो ये भी इनके लिए एक बार व्यक्ति में कहा गया था। और कोई आधुनिक आपके साहित्यकार रहे होंगे, उन्होंने फिर इसका प्रत्युत्तर भी दिया कि दिल्ली में आने की ख्वाहिश न कर, रंगून में पड़े रहे अपने मजार में, के दो जफर से दिल्ली के इस कुह यार में 2 गज जमीन मिलती है 17,000 में। तो ये एक प्रकार का प्रत्युत्तर था उन्होंने जफर शाह के लिए कि भाई अब आप दिल्ली में आने की ख्वाहिश न करें, पुरानी बात हो चुकी है, जहाँ रंगून में आप हैं वहीं रहें, क्योंकि अब तो दिल्ली की जमीनों के जो मोहल है बहुत ऊंचे चले गए हैं, अब आपकी बात साथ वहाँ नहीं रही है। दफन के लिए जो 2 गज जमीन होती है उसका मूल्य भी आपके 70,000 के आसपास हो गया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं हमें उस समय की जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीयों की व्यवस्थाएं हैं, मुगल वंश के शासक की व्यवस्थाएं हैं, वो हमें नजर आती है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी है अच्छी तरीके से, मेरे हिसाब से आप समझ में आएगी। एनसीईआरटी पुस्तक आपसे यहाँ सवाल पूछती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस क्रांति का नेता बहादुर शाह को बना दिया गया, ठीक है, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी फिर आपसे सवाल करती है क्यों बनाया। उस समय भारत के अंदर क्रांतिकारियों की कमी नहीं थी, युवाओं की कमी नहीं थी, ऐसे युवा जो क्रांति का नेतृत्व भी कर सकते थे उनकी भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को क्रांति का मुख्य क्यों बनाया गया, क्रांति का नेता क्यों बनाया गया, और वो भी जब उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी उसको नेता बना दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा होगा, और इस प्रश्न का उत्तर भी हमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ही देती है। इसलिए हमें एनसीईआरटी पुस्तक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पुस्तक की घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानती, घटनाओं के पीछे जो कारण है उनको महत्वपूर्ण मानती है। बहादुर शाह को नेता बनाया एक घटना है, लेकिन ये घटना क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो एनसीईआरटी आपको बताती है। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत की शक्ति का जो केंद्र था वो दिल्ली था, और दिल्ली के अंदर जो शक्ति का केंद्र है वो लाल किला है, और लाल किले के अंदर जो व्यक्ति सबसे मुख्य है वो आपके बहादुर शाह है। तो जाहिर सी बात है कि नेता बहादुर शाह को बनाना था। दूसरा ये है कि बहादुर शाह के पास कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अभी भी वो भारत का राजा है। भारतीय लोग अभी भी उसके प्रति मान सम्मान रखते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कुछ हद तक अभी भी बनी हुई है। अगर उसे आपके क्रांति का नेता घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है क्रांति से कई सारे व्यक्ति अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जो लोग बहादुर शाह के प्रति मान सम्मान रखते हैं, जो व्यक्तित्व मान सम्मान रखते हैं, जो जागीरदार सामंत शासक बहादुर शाह के प्रति मान सम्मान रखते हैं, वो स्वतः ही उनके द्वारा नेता बनने पर क्रांति से जुड़ जाएंगे, क्रांति का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा, उसका विस्तार तेज गति से होगा। एक ये भी कहा जाता है कि इससे, क्योंकि बहादुर शाह को हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मानते थे, स्वीकार करते थे, तो हिंदू मुस्लिमों में एक प्रकार का सामंजस्य बनाने के लिए भी बहादुर शाह को आपके शासक बनाया गया। और एक तरफ यह भी दिया जाता है कि बहादुर शाह को शासक बनाने से क्रांतिकारियों को एक प्रकार से वैधता मिल गई कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा सम्राट है वो क्रांति में शामिल हो गया है। अब हम जो भी क्रांति के तहत घटनाएं करेंगे उसकी अनुमति हमें बहादुर शाह से मिल चुकी है। यानी क्रांति के समय जो भी घटनाएं क्रांतिकारी करता है उसको लेकर लोगों के अंदर कोई बुरा नजरिया नहीं रहे, लोग इस बात को स्वीकार कर ले कि जो भी घटनाएं क्रांतिकारी कर रहे हैं इसके पीछे बहादुर शाह की सहमति है, भारतीय सम्राट की सहमति। तो उनकी जो गतिविधि है उनको एक प्रकार से कानूनी दर्जा, एक प्रकार से वैधता प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी बहादुर शाह को शासक बनाया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी बातें हमें यहाँ पर नजर आ रही है इस क्रांति से आपकी जुड़ी हुई। तो हमने इस क्रांति का अर्थ देख लिया, परिस्थितियां देख ली, कारण देख लिए, संगठन देख लिया कि योजनाबद्ध थी या फिर अचानक उठा तूफान था, दिल्ली में किस प्रकार से क्रांति फैली, किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हुई, और क्रांति को दिल्ली में स्थायित्व देने के लिए कौन कौन सी आपके नियुक्तियां की गई है, किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने का काम किया गया, और कैसे फिर आपके हडसन के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर गिरफ्तार किया गया, रंगून भेजा गया, वो सारी बात हमने देखी। अब जो अगली कक्षा होगी हमारी, उसे अगली कक्षा में हम जो आगे के जो हमारे क्रांति के प्रमुख स्थल हैं उन स्थलों पर चर्चा करेंगे, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तथ्यात्मक क्लास रहेगी अगली वाली, लेकिन उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास ऐसा होगा कि आपको कम से कम याद रखना पड़े और अधिक से अधिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तब तक जो पढ़ाई है आप उसको अच्छे से पढ़े, अपनी किताब से पढ़े, दोनों की बातों को सुने समझे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगली क्लास में मिलते हैं, इस क्रांति को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।